सो फॉरेन कंपनी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और अभी सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय फॉरेन कंपनी। पहली बात तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग मतलब लेमैन अंडरस्टैंडिंग में जनरली जब हम बात करते हैं तो फॉरेन कंपनी का मतलब होता है पीपल थिंक दैट कि कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है वो फॉरेन कंपनी है। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, भले उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या भले उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ना हो, उसको भी हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग में कोई भी कंपनी देश के बाहर बनी है वो फॉरेन कंपनी है। जनरली हम मानते हैं ना कि कंपनी देश के बाहर बनी है तो भाई साहब ठीक है फॉरेन कंपनी है, ऐसा हम मानते हैं। बट एक्चुअली कंपनी लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं इंडियन कंपनी कॉर्पोरेट लॉस के हिसाब से हर बाहर बनी हुई कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं होती, क्योंकि हमारा लॉ उस कंपनी को पहचानता ही नहीं है जो बाहर बनी है और उसका इंडिया के साथ कुछ रिश्ता नहीं है। जिस कंपनी का इंडिया के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है उसको हम फॉरेन कंपनी क्यों माने जीवन के अंदर? क्या जरूरत है उसको फॉरेन कंपनी मानने की? इसीलिए एज पर कंपनी लॉ फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन है कि एनी कंपनी हु इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हु इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और बॉडी कॉर्पोरेट में आता है कंपनी, एलएलपी, कोई भी अथॉरिटी या एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। सो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, एटलीस्ट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो हम सिर्फ उसी को फॉरेन कंपनी मानते हैं। इधर फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली कैसा भी हो और वहां से बिजनेस अगर हो रहा है तो ही हम उसको फॉरेन कंपनी मानते हैं। सो हम जो बोले कि बाहर जनरल पार्लांस में जो बाहर कंपनी बनी है हर कंपनी फॉरेन है, गलत। ठीक है, इंडियन कंपनी लॉ के लिए कंपनी जो बाहर बनी है पर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है किसी तरीके से, बस उसी को हम फॉरेन कंपनी मानते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन 3, अच्छा ये डेफिनेशन 242 के है, 2 सबसेक्शन 42 का डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी का, उसमें 379 ने तड़का लगाया। 379 क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है पर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, तो चलो यहां के लिए स्टेज 1 के लिए, स्टेप 1 के लिए वो फॉरेन कंपनी तो क्वालिफाई हो गई। स्टेप 1 में इट इज क्वालिफाइड टू बी ए फॉरेन कंपनी, क्वालिफाइड टू बी ए क्या बोले एक बार, फॉरेन कंपनी। ये क्वालिफाइड फॉरेन कंपनी होगी कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस भाई साहब इंडिया के अंदर है, चलो क्वालिफाइड टू बी ए फॉरेन कंपनी। पर उसके बाद में अगर हम नीचे जाए तो सेक्शन नंबर 379 बनाता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 किसने बनाई? 2 सबसेक्शन 42 ने बनाई। स्टेप नंबर 2 कौन बना रहा है? 379 सेक्शन नंबर स्टेप नंबर 2 बना रहा है। एंड 379 बोलता है कि अगर ऑलरेडी स्टेप 1 के हिसाब से कोई फॉरेन कंपनी है, अ फॉरेन कंपनी एज पर स्टेप 1, अगर स्टेप 1 के हिसाब से ऑलरेडी कोई फॉरेन कंपनी है और उसका एंड इफ 50% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन, उस कंपनी का 50% ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन पर्सन, इंडिया के अंदर उसका 50% शेयर कैपिटल होल्ड किया है, इंडियंस ने होल्ड किया है, आर्टिफिशियल या नेचुरल कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर इंडियंस ने होल्ड किया है तो भाई साहब वो बन जाएगा डीम्ड इंडियन कंपनी। क्यों? क्योंकि भाई साहब बाहर बनी है पर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में और 50% शेयर कैपिटल में इंडिया में है, तो उसको डायरेक्ट इंडियन कंपनी मानना शुरू कर दिया। सो 379 क्या कहता है? फॉरेन कंपनी है जिसने ऊपर के 2 कंडीशन कंप्लाई किए हैं, अगर उसका 50% और मोर शेयर कैपिटल इज इन इंडिया या लेस देन 50% शेयर कैपिटल इज इन इंडिया, अगर वो इंडिया में है तो इट इज ए डीम्ड इंडियन कंपनी। खास बात है, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और उसने कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई करना जरूरी है, 2013 कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर लेस देन 50% है तो नॉर्मल फॉरेन कंपनी ही रहेगी एज पर डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 42 स्टेप 1 में ही रहेगा, और उसको सेक्शन 379 से 393 जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं वो सेक्शन उसको फॉरेन कंपनी के अप्लाई होंगे। बस दैट्स इट, इतना ही यहां पे बोला गया है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा ये पहले जो मैंने मार्किंग किया है कृपया कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, राइटिंग डन हो जाए, डन बोल दीजिएगा प्लीज। ओके, बहुत बढ़िया। सो अभी हम जाते हैं इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भैया एग्जैक्ट फॉरेन कंपनी क्या होता है। कंडीशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन, अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड तो इंडियन कंपनी है, अगर इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन में है तो हम पूछेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, 50% शेयर होल्डर कहां है, फिर स्टेटस क्या है और लॉज एप्लीकेबल। अब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है समझो फॉरेन में, प्लेस ऑफ बिजनेस भी फॉरेन है, तो एंड 50% शेयर होल्डर इंडिया में है क्या? नहीं। स्टेटस क्या है? एनए, लॉज एप्लीकेबल एनए। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन है, 50% शेयर होल्डर कंपनी के
यस दोज आर इन इंडिया, तो ऐसे सिचुएशन में ये कंपनी के अंदर सिर्फ इंडियन पर्सन का इन्वेस्टमेंट है। किसी भी कंपनी में इंडियन पर्सन का इन्वेस्टमेंट हो तो वो इंडियन कंपनी नहीं हो जाता, ना ही वो इस चैप्टर के लिए फॉरेन कंपनी होता है। उसका स्टेटस फिर भी एनए रहेगा और लॉज एप्लीकेबल भी एनए रहेंगे। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, ये हुई फॉरेन कंपनी। अब 50% शेयर होल्डर का नहीं, तो ये प्योर फॉरेन कंपनी है, प्योर फॉरेन कंपनी जिसको 379 से 393 ये चैप्टर लगता रहेगा। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, 50% शेयर होल्डर इंडिया में है क्या? यस, ये हुई भाई साहब हमारी कंपनी, इंडियन कंपनी, नाम के लिए सब बाहर बनी है पर एक्चुअली तो हमारी कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 लग गया। आइडिया क्लियर है? तो ये छोटे से मार्किंग है, ये आपको हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, अब चाहिए थोड़ा सा लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। सेकंड केस में अनिल सिर्फ इतना समझिए कि फॉरेन में कंपनी बनी है, उसमें सिर्फ इंडियन पर्सन का इन्वेस्टमेंट है, प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन ही है, इंडियन पर्सन का इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से वो इंडियन कंपनी या इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी नहीं हो जाएगी। लॉ के लिए ऐसी कंपनी जो बाहर बनी है और सिर्फ इंडिया का शेयर होल्डिंग है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसका कोई स्टेटस ही नहीं है। लॉ के लिए उस कंपनी का स्टेटस है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। ठीक है, ये चीज को याद रखिए। चलो, ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बिजनेस मतलब क्या है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तो आपको पता ही है। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमीडिया, मार्केटिंग वगैरह, फलना ढकना सब वही है। ठीक है, उसके बाद में 379 में एप्लीकेशन है टू एक्ट एज अ फॉरेन कंपनी। कुछ एनालिसिस के क्वेश्चन करते, वेदर एलएलपी इज इंक्लूडेड? यस। What if the foreign company has place of business in India but does not conduct a business? अगर place of business है पर business नहीं कर रहा है तो उसे फॉरेन कंपनी कहा नहीं जाएगा। दो कंडीशन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए और वहां से बिजनेस भी होना चाहिए। वेदर इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस? क्या इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस को भी प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस और उसको भी हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है। ठीक है, ये होने के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरिंग अ बिजनेस इन इंडिया? इंडिया में बिजनेस कैरी कर रहे हैं मतलब क्या है? तो इंडिया से आप जो भी आपका काम कर रहे हो, जो भी कंपनी का मेमोरेंडम का मेन बिजनेस है वो आपने इंडिया में करना चाहिए। भले ही उससे सेल हो, बिजनेस हो या ना हो, भले ही वो चले या ना चले, भले ही लॉस हो, प्रॉफिट हो, भले ही एक कस्टमर भी ना आए, पर तुम दुकान उगड़ के तुमने खोल के तुमने बेचना शुरू करना है। दुकान मतलब एग्जैक्ट दुकान मत लेना, तुमने वही तुम्हारा ऑर्डिनरी बिजनेस करना शुरू करना है। ट्राई तो भी करते रहना है। ठीक है, चलो, ये है आपका सेक्शन नंबर 379। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 380। नाउ सवाल उठता है कि सेक्शन नंबर 380 किस बारे में है और सेक्शन नंबर 380 के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, सो बोला गया है एवरी फॉरेन कंपनी शॉल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। 30 दिन में जब से उसने प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया है वहां से 30 डेज के अंदर हर फॉरेन कंपनी ने फाइल करना चाहिए a certified copy of the charter, statute, memorandum, article, etc. जो भी फॉरेन कंपनी है उसने खुद का मेमोरेंडम, आर्टिकल, एमओए, एओए, बायलॉज, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब पॉइंट नंबर 1 के अंदर सिर्फ बोला है कि भैया आपने दिल्ली आरओसी को यू शुड फाइल क्या क्या, एमओए, ये। दूसरा, अगर आपके बायलॉज होंगे तो बायलॉज मतलब इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट नॉर्मली। तीसरा आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चौथा आपका लाइसेंस। पांचवा, अगर आपके पास आरबीआई का अप्रूवल है, सीजी का अप्रूवल है क्योंकि आप बाहर से आए हो तो वो आपको फाइल करना जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट के अंदर आप इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहे हो तो उसका एड्रेस हमको चाहिए, वो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आप 2-4 प्लेस ऑफ बिजनेस एक साथ खोल रहे हो तो ऐसे केस में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का हमें एड्रेस चाहिए। प्रिंसिपल मतलब मेन प्लेस ऑफ बिजनेस का। तीसरे, इसमें लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी और उनके पर्टिकुलर्स, जो भी डायरेक्टर सेक्रेटरी है उनके पर्टिकुलर्स। चौथे, इसमें नेम एंड एड्रेस एंड मैनर ऑफ वन और मोर पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, ऐसा कोई एक या एक से ज्यादा पर्सन जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है और रिस्पॉन्सिबल है। सो पॉइंट नंबर 4 इज अबाउट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिसको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, जिसको पकड़ के मार सकते हैं, ऐसा कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो यहां पे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी, पूरा एड्रेस कंपनी के ऑफिस का कि कंपनी का ऑफिस कहां है, कैसा है, एक्सेट्रा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। इसके पहले इंडिया में कभी प्लेस आपने ओपन किया था, कभी बिजनेस किया था या क्लोज किया था?
डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स और द ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन कॉन्विक्टेड और डिबार्ड, कोई भी डायरेक्टर या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ये कॉन्विक्टेड नहीं है, डिबार्ड नहीं है, या एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे प्रिस्क्राइब्ड, या ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो सही लगता है वो आपको यहां पे फाइल करना जरूरी है। आई गेस ये आपको पता रहेगा। तो इतना इंफॉर्मेशन फॉरेन कंपनी के लिए यहां पे फाइल करना जरूरी है। फिर उसके बाद में अगर ये इंफॉर्मेशन, अच्छा ये इंफॉर्मेशन पूरा वाला आप कौन से फॉर्म में फाइल करोगे आरओसी को, दिल्ली आरओसी को, तो डू यू हैव टू फाइल इट इन FC1, ठीक है, FC फॉर्म नंबर 1, फॉरेन कंपनी फॉर्म नंबर 1। अगर ये, अच्छा ये वाला सेक्शन कट कर दीजिएगा, ट्रांजिशन पीरियड है, सेक्शन 380 सब सेक्शन 2 कट कर दीजिएगा, ट्रांजिशन है। फिर उसके बाद में दूसरा वाला, अगर इस इंफॉर्मेशन में कभी कोई चेंज है, चेंज इन इंफॉर्मेशन, चेंज इन इंफॉर्मेशन, अगर कभी कोई चेंज है तो ऐसे केसेस में FC2 में आप विद इन 30 डेज ये भी इंफॉर्मेशन फाइल कर सकते हो, जो भी चेंज हुआ है वो आप फाइल कर सकते हो। ये मेंशन किया गया है सबसेक्शन 3 में। और फिर उसके बाद में कुछ रूल्स वगैरह दिए गए हैं कि इंफॉर्मेशन में क्या 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 डालना चाहिए, FC1 FC2 कब लगेगा, वो चाहिए तो आप रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। हो गया सबका? सो अभी हम यहां से बढ़ने वाले हैं आगे, और नेक्स्ट चीज हम जो यहां पे देखने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग फॉरेन कंपनी का, दैट इज FC1 हो गया, FC2 हो गया। इसके लिए मैंने 380 का एक फाइलिंग का भी डायग्राम देकर रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं उसके लिए। FC1 के अंदर आपको फाइल करने हैं 30 डेज के अंदर, दैट इज लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल एंड डिक्लेरेशन। ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है। रिगार्डिंग ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, प्रिंसिपल बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके बाद में ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन क्लोज का, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, MOA, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बायलॉज, अदर इंफॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, ये सब आपको देने हैं। तो मैंने उसको कैटेगराइज वाइज डिवाइड किया है। FC1 में आप ICI दिल्ली नहीं रे बाबा, ROC दिल्ली, ICI के पास मत फाइल करने जाना, खतरनाक एरिया है वो जीवन में, वहां नहीं जानेगा, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पुणे, अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो दिल्ली, अगर आपका नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस पुणे है तो पुणे, ROC को ये ऑप्शनल है, मतलब आपका दिल्ली को पहला फाइल करना है, फिर जहां पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां ऑप्शनली आप फाइल कर सकते हो। चेंजेस इन अबाउट डिटेल अगर कभी होते हैं तो 30 दिन में फाइल करना है फॉर्म नंबर FC2 के अंदर। ये होने के बाद में अगला सेक्शन आता है 381, दैट इज अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, कि कौन से टाइप के अकाउंट्स यहां पे मेंटेन किए जाएंगे, उसके लिए यहां पे मेंशन किया गया है। एक छोटा सा चार्ट है, ये है चार्ट, पेज नंबर 12.10 के ऊपर चार्ट है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। ऐसे सिचुएशन में आप कौन से अकाउंट्स मेंटेन करोगे ये यहां पे बोला गया है। सबसे पहले मेंटेन P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। इसके लिए आप मेरे साथ में एक्शन करो ऐसा 1, ठीक है, फिर करो ऐसा, फिर करो ऐसा, ठीक है। सो 1, मतलब पहले एक सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस के अकाउंट उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करो। पूरे इंडिया के अकाउंट्स, पूरे इंडिया के प्लेस ऑफ बिजनेस के अकाउंट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करो। पूरे दुनिया के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ये इंडिया के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करो। सिंगल प्लेस ऑफ बिजनेस के उस प्लेस ऑफ बिजनेस में, पूरे इंडिया के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब इंडिया में 5-6 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसमें से जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे आप इंडिया के अकाउंट्स में मेंटेन करो, और पूरे दुनिया के जो अकाउंट्स है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे कंसोलिडेटेड मेंटेन करना जरूरी है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये होने के बाद में 382 डिस्प्ले ऑफ द नेम आता है। आप चाहो तो ऊपर अकाउंट्स के लिए हालांकि रूल्स दिया है, जो मैंने रूल्स दिया है अकाउंट्स के लिए फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग रूल्स, ये जो रूल्स है ये काफी जनरल रीडिंग वाले हैं, जनरल रीडिंग वाले हैं, ठीक है। और आप जो अकाउंट मेंटेन करोगे फॉर्म नंबर FC3 में मेंटेन करोगे। कौन से फॉर्म में मेंटेन करोगे? FC3 में। रूल्स के अंदर कुछ एडिशनल चीजें दी है, जैसे आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अकाउंट सेपरेट मेंटेन करने चाहिए एज पर सेक्शन 188 RPT हमने देखा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिपेट्रिएशन रजिस्टर आपने मेंटेन करना चाहिए। रिपेट्रिएशन मतलब इंडिया से जितना पैसा आप वापस लेके गए, एंड फंड ट्रांसफर रजिस्टर, सॉरी इंडिया में आप कितना पैसा बाहर से लेके आए, रिपेट्रिएट टू इंडिया, एंड फंड ट्रांसफर मतलब इंडिया से कितना पैसा बाहर लेके गए। ये सभी अकाउंट मेंटेन करो, इनका ऑडिट करेंगे हम लोग सीए में। कांग्रेचुलेशन, यस। और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर स्टार मार्क कीजिएगा, 6 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट ROC को फाइल हो जाने चाहिए। 6 मंथ्स के अंदर ये बोला गया है। यहां पे आपका 381 होता है खत्म रिगार्डिंग अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। क्लियर है सब सबको? हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखिएगा।
अब ये होने के बाद में हम अगले सेक्शन के ऊपर जा रहे हैं, जो है डिस्क्लोजर्स बाय फॉरेन कंपनी। कि फॉरेन कंपनी ने क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स जो फॉरेन कंपनी यहां पे डिस्क्लोज करेगा। उसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम बना के रखा है, एज यू कैन सी। अगर मैं डिस्क्लोजर की बात करूं तो फॉरेन कंपनी ने 3 चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। 3 थिंग्स यू हैव टू डिस्क्लोज। फर्स्ट थिंग, कि आपके कंपनी का नाम क्या है। दूसरा, आपकी कंपनी दुनिया में से कहां पे बिलोंग करती है। अर्थ वाला लोगो दिया है तो दुनिया में कहां से बिलोंग करती है, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। और तीसरा वाला, दैट इज आपके कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, हाउ मच लाइबिलिटी द मेंबर शुड हैव, ये यहां पे आपको मेंशन करना है। तो फर्स्ट, कि भैया आपकी कंपनी का नाम क्या है। दूसरा, दुनिया में आपकी कंपनी कौन से कंट्री से बिलोंग करती है। और तीसरा, उसकी लाइबिलिटी क्या है, यह आपको मेंशन करना है। और फिर उसके बाद में ये कहां डिस्क्लोज करे, मतलब ये 3 चीजें देखो, नाम, कंट्री एंड लाइबिलिटी। नेम, कंट्री एंड लाइबिलिटी। नेम, कंट्री, लाइबिलिटी, एनसीएल, ये कहां पे डिस्क्लोज करे, तो 3 जगह पे दिया गया है डिस्क्लोज करे। एट एवरी ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब प्रोस्पेक्टस। दूसरा, एवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मतलब लेटर हेड, बिल हेड, लेटर पेपर वगैरह। और तीसरा, आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर आपको ये मेंशन करना जरूरी है। सो हर प्रोस्पेक्टस पे, हर लेटर हेड, बिल हेड के ऊपर एंड हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर आपको ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करना जरूरी है। आपको ये डिस्क्लोजर मेंटेन करना जरूरी है। एनसीएल, नेम, कंट्री एंड लाइबिलिटी, ये आपको मेंटेन करना जरूरी है। ये चीज को आपने याद रखिएगा, ठीक है। सो जैसे मैंने मार्किंग किया है कि लेटर हेड, बिल हेड, लेटर पेपर्स एक्सेट्रा, ये सभी मार्किंग कृपया आप लिख लीजिए, ठीक है। ये आपके काम में ही आएंगे। और मैं चाहूंगा कि सेक्शन नंबर 382 ये रीड कर लीजिए एक बार। 381, 382 साथ में रीड कर लीजिए। रीडिंग हो जाएगा तो काम भी आपका हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस दर्शन खर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज हम बढ़ने वाले हैं आगे। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। एक खुश खबर मैं देना चाहूंगा सभी बच्चों को कि भले सीए फाइनल में लॉ क्यों न जा रहा हो, बट स्टिल हम एक चैप्टर वाइज रिवीजन इस बार यूट्यूब के ऊपर ले रहे हैं फ्रॉम नियरली 5th of August, ठीक है। चैप्टर वाइज रिवीजन रहेगा। डेली 1 या 2 चैप्टर, 2-2 घंटे का नियरली रिवीजन रहेगा। तो 2 घंटे में जितने भी चैप्टर रिवाइज हो रहे हो फटाफट एज ए चैप्टर वाइज बूस्टर रिवीजन ऐसा हम लेने वाले हैं। तो यूट्यूब के ऊपर रहने वाला है। सो 1-2 घंटे में जितने भी चैप्टर रिवाइज होने वाले हैं वो उतने हम करेंगे। और नियरली 5-10 दिन तक के हम ये रिवीजन कंडक्ट करेंगे, मतलब जब तक सभी चैप्टर खत्म नहीं हो जाते। वो सिर्फ रिवीजन है और वो आप जरूर देख सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा या इजाफा हो सकता है, ठीक है। सो 5th August से शुरू होगा। सो प्लीज एवरीबडी, आई विल रिक्वेस्ट यू सो वॉच। और अगर ऑलरेडी आप 5 अगस्त के बाहर हो, ठीक है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करके ये चैप्टर वाइज रिवीजन का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में से कृपया इसको देखिएगा। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देके जाएगा। जो रिवीजन आप खुद के बेसिस पे कर रहे हो वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चैप्टर वाइज रिवीजन देखते देखते अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो आपको काफी अच्छा एडवांटेज हो सकता है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना। लास्ट पार्ट के अंदर हम ने फॉरेन कंपनी स्टार्ट किया था। फॉरेन कंपनी का सेक्शन नंबर 381 हमने कंप्लीट किया था। अभी हम जाने वाले हैं सेक्शन नंबर 382 की तरफ। आज सभी के सभी छोटे जितने भी अपने चैप्टर्स है, जैसे फॉरेन कंपनी है बचा हुआ, उसके अंदर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, मिसलेनियस प्रोविजंस है। तो नियरली इतने सारे चैप्टर्स आज हम फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। सो आ जाइए फटाफट बोर्ड के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। फॉरेन कंपनी में सेक्शन 381 अपना हो गया था। मैं आज जाने वाला था सेक्शन नंबर 382 के ऊपर। एंड सेक्शन नंबर 382
इज रिगार्डिंग डिस्क्लोजर बाय फॉरेन कंपनी की फॉरेन कंपनी ने क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए. ठीक है, लेट्स गो. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. सर आज मार्क्स वेटेज भी बताना इफ पॉसिबल. मयूर बेटा मार्क्स वेटेज मैं सभी को बोल दूं, मार्क्स वेटेज वाव बुक के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है. वाव बुक के अंदर एक पूरा डेडिकेटेड पेज है मार्क्स वेटेज किसको कितना है करके, वो बताने की थोड़ी जरूरत है. वाव बुक आप एक बार खोलिए, आपको मार्क्स वेटेज दिख जाएगा जीवन के अंदर इमीडिएटली. यस नो, एक बार चेक कीजिए वाव बुक के अंदर है या नहीं है. स्टार्टिंग के या लास्ट के पेजेस में कहीं ना कहीं होगा. वाव बुक के अंदर दिया है, सब दिया है, सभी चीजें कॉमन, सभी जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन एक जगह पे, सभी स्पेशल रेजोल्यूशन एक जगह पे, सभी एप्लीकेबिलिटीज एक जगह पे, सभी पेनल्टीज एक जगह पे, सभी रेजोल्यूशन एक जगह पे, बर्ड आई व्यू पूरा एक जगह पे. ये सब वाव बुक के अंदर देके रखा है बेटा. आप जरा बुक तो खोलिए, जरा उसको टटोलिए तो सही. ठीक है, सब देके रखा है, रेडीमेड है एकदम रेडीमेड. रिवीजन सीरीज विल बी फ्रॉम वाव बुक बेटा अनिल. यस, रिवीजन सीरीज वाव बुक में से रहेगा. मार्क्स वेटेज बेटा ऑलरेडी मयूर दिया है. जितने लोग मार्क्स वेटेज पूछ रहे हैं वाव बुक ओपन तो कीजिए. वाव बुक में बहुत सारी चीजें दी है, आपके फायदे की बहुत सारी चीजें दी है. कृपया एक बार ओपन करके देखिए उसको. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से. Now we are going for chart for understanding of section number 382. 382 is regarding disclosures by the foreign company. उस बारे में ये सेक्शन है, तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा. सबसे पहले फॉरेन कंपनी ने क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, तो नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, लाइबिलिटी जो उसके मेंबर्स का है, ये तीन चीजें डिस्क्लोज करनी है. सबसे पहले नेम, दूसरा कंट्री और तीसरा लाइबिलिटी. कहां कहां डिस्क्लोज करना है, हर ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर. ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस. एवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लेटर हेड, बिल हेड, लेटर पेपर्स एक्सेट्रा. एंड आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, हर प्लेस ऑफ बिजनेस के सामने. सो दैट इज अ थर्ड प्लेस जहां पे ये हमने डिस्क्लोज करना चाहिए. ठीक है, सो आप इसको डिस्क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी. बस इतना ही लिखा है सेक्शन नंबर 382 में. ये छोड़ो के कुछ भी नहीं है. ऊपर सेक्शन दिया है, नीचे जो मैंने मार्किंग किया है कर लो फटाफट फटाफट. सेक्शन पढ़ना है पढ़ लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट. डन एवरीबॉडी, हो गया है सबका, शानदार, बहुत बढ़िया. ओके, अब 382 होने के बाद में मैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जा रहा हूं. 383 बहुत ही वाहियात सेक्शन है. यहां पे ये बोला गया है कि आरओसी को अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना है फॉरेन कंपनी के साथ, जो उन्होंने एड्रेस दिया है, बड़े अच्छे से समझना, जो उन्होंने एड्रेस दिया है फॉरेन कंपनी ने, जिस पर्सन का एड्रेस दिया है वहां पे जाके आरओसी लेटर डिलीवर कर देगा. भले उस एड्रेस पे कोई प्रेजेंट रहे या ना रहे, आरओसी की जिम्मेदारी खत्म. ठीक है, बस यही बोला है कि जो एड्रेस दिया है वहां पे सफिशिएंटली सर्व कर देगा, भले उनको मिले ना मिले, आरओसी की जिम्मेदारी खत्म. फिर 384 में कुछ डेफिनेशंस बोले, कुछ सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी बोली है. जैसे डिबेंचर का जो सेक्शन नंबर 71 है वो फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल होगा, ये यहां पे मेंशन किया है. फिर एनुअल रिटर्न का जो सेक्शन 92 है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का 135 वो भी एप्लीकेबल होगा, ये यहां पे बोला है. एनुअल अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो 128 है वो भी यहां पे एप्लीकेबल होगा, ये बोला है. चार्जेस ऑन असेट जो आपको सीए इंटर में चैप्टर था पूरा 77 से लेके 87 पूरा चैप्टर अप्लाई होगा, ये भी यहां पे बोला हुआ है, अगर वो इंडिया से लोन लेते हैं और इंडिया में चार्ज क्रिएट करते हैं तो. और इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वाला सेक्शन 206 से 240 एप्लीकेबल होगा, ये भी यहां पे बोला है. ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा. ये होने के बाद में बोला गया है कि एनुअल रिटर्न जो फॉरेन कंपनी का है वो फॉर्म नंबर FC4 में फाइल अप करना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 384 ये कोई बहुत भारी सेक्शन एज सच नहीं है, पर सेक्शन का नंबर से याद रखना 71, 92, 135, 128, 77 to 87, 206 to 240 इतने सेक्शंस फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल है. आगे 385 में फीस बोली गई है कि प्रिस्क्राइब फीस एज पर रूल्स जो है वो फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. उसके बाद में 387 में कुछ इंटरप्रिटेशंस दिए हैं. इन इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले सर्टिफाइड का मतलब दिया है. सर्टिफाइड का मतलब है ट्रू कॉपी ऑफ अ करेक्ट ट्रांसलेशन. सर्टिफिकेशन का मतलब है कोई ट्रू कॉपी ऑफ करेक्ट ट्रांसलेशन अगर है तो उसको सर्टिफिकेशन किया जा सकता है. डायरेक्टर का मतलब दिया है in relation to foreign company includes accordance with the directions and instruction board of the company is accustomed to act. ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ओल्ड कंपनीज एक्ट वाला डेफिनेशन दिया है. हमने डायरेक्टर का ओल्ड डेफिनेशन देखा था, वॉट एवर में भी नेम कॉल्ड उसके हिसाब से कंपनी वर्क करती है तो वो डायरेक्टर है. वैसा ही यहां पे कि भैया ऐसा पर्सन जिसके हिसाब से फॉरेन कंपनी का बोर्ड वर्क करता है या फॉरेन कंपनी चलती है वो डायरेक्टर है.
खास यहां जो है वो है प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन। एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने आपको बोला था, याद है, कि फॉरेन कंपनी ये वो कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। तो यहां बोला गया है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब इसके बारे में ना मैं आपको बेसिकली एक चार्ट छोटा सा देना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर कई सारे सवाल फॉरेन कंपनी के पूछे गए हैं और बहुत कैश मार्क्स है एक्चुअली। तो ये गवाना कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको एक सुंदर सा चार्ट देना चाहूंगा, जिससे होगा क्या कि आपको समझ में भी आएगा कि हाँ ठीक है कि प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या है। प्लेस ऑफ बिजनेस मीनिंग, इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगा दो पार्ट में। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस मीनिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट है नॉर्मल मीनिंग और दूसरा पार्ट है क्लैरिफिकेशन मीनिंग। पहला पार्ट नॉर्मल मीनिंग। नॉर्मली हमारे हिसाब से प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या? अ प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। ऐसा प्लेस जहां से बिजनेस कंडक्ट किया जा सकता है, नॉर्मली हम उसको प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं। दूसरा वाला, ठीक है, अगर हम प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करें, ऑफिस, शॉप, ब्रांच एक्सेट्रा, इसको हम नॉर्मली प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस के दो ही मीनिंग है। पर अगर क्लैरिफिकेशन की बात करें कि व्हाट आर द प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इसके अंदर बहुत सारे हैं। पहला तो क्लैरिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे अगर आपका वेबसाइट है इंडिया में, आपका एप्लीकेशन है इंडिया में, ऐप एक्सेट्रा, तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। दूसरा तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड कर दिया। फिर उसके बाद में दूसरा, अब यहां पे देखो ये दूसरा वाला है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जब किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर करने होते हैं कंपनी के, तो उस केस में उसको शेयर ट्रांसफर ऑफिस, कंपनी का जो शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, वहां पे जाके ट्रांसफर एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे आपको इन्फोसिस के शेयर ट्रांसफर करने हैं, अभी तो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है तो हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, पर जो कंपनी के शेयर फिजिकली अवेलेबल है, समझो फिर इन्फोसिस के शेयर फिजिकली अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली है ही नहीं, स्टॉक मार्केट पे है ही नहीं। अब मुझे अगर आपको इन्फोसिस के शेयर क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं, मुझे आपको इन्फोसिस के शेयर्स क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं फिजिकल फॉर्म में, तो मुझे इन्फोसिस के शेयर ट्रांसफर ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा। शेयर ट्रांसफर ऑफिस इज मेड फॉर दैट पर्पज ओनली। सो शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये जहां पे आपके नाम पे शेयर्स रजिस्टर किए जाएंगे, उसको भी इन्होंने प्लेस ऑफ बिजनेस बोला है। तो बाहर का अगर कोई कंपनी है, अमेजॉन, अमेजॉन का समझो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ अमेजॉन का शेयर ट्रांसफर या रजिस्टर ऑफिस यहां पे, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर इंडिया में है, तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगा। ये यहां तक के खतरनाक है कि अगर कोई होटल रूम है, जिस होटल रूम से फॉरेन कंपनी का एजेंट वर्क कर रहा है, होटल रूम फ्रॉम वेयर द फॉरेन कंपनी का एजेंट वर्क कर रहा है, तो कुछ केसेस में उस होटल रूम को भी प्लेस ऑफ बिजनेस बोला है। अब खास करके स्पेसिफिकली ये होटल रूम वाला जो पॉइंट है ना, ये डिस्प्यूटेड है। मतलब कुछ केसेस में इंस्टीट्यूट ने इसके फेवर में भी आंसर दिया और कुछ केस में खुद ही ने अगेंस्ट आंसर दिया है। कुछ केस में बोला है कि हाँ होटल रूम इज ए प्लेस ऑफ बिजनेस और उसको फॉरेन कंपनी ले लिया है, और कुछ केस में होटल रूम प्लेस ऑफ बिजनेस थोड़ी होता है और उसको फॉरेन कंपनी करके निकाल दिया है। ये डिस्प्यूटेड है। तो सर हम जीवन में क्या करें, हम क्या लिखें? तो मैं बोलूंगा कि होटल रूम को आप प्लेस ऑफ बिजनेस मानिए, ठीक है, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, और उसके हिसाब से उसको फॉरेन कंपनी बोलिए। तो ये मैंने आपको मीनिंग लिख के दिया प्लेस ऑफ बिजनेस का। इतने सारे प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से सवाल आ सकते हैं, कृपया लिख लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। डन हो गया सबका, बहुत बढ़िया। सो यहां पे आपका सेक्शन नंबर खत्म होता है, दैट इज 386 रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यह होने के बाद में 387 के ऊपर हम जा रहे हैं, जो है प्रोस्पेक्टस का।
ये इकलौता ऐसा सेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि जो भाई थोड़ा सा साउंड सेक्शन है रिगार्डिंग फॉरेन कंपनी, जो थोड़ा सा पढ़ने लायक है। ठीक, बोला गया है फॉरेन की कोई भी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड है या टू बी इनकॉर्पोरेटेड है। टू इनकॉर्पोरेटेड या इनकॉर्पोरेटेड कोई भी फॉरेन कंपनी है, मतलब ऐसी कोई भी फॉरेन कंपनी, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा जानबूझ के इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन, मतलब इसमें भी ना बहुत सारी तकलीफ है। ठीक है, फॉरेन कंपनी के अंदर, इधर नहीं, मैं इस साइड लिखना चाहूंगा, फॉरेन कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड और इधर टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, उसके अंदर भी हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, हैव नो प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर इनकॉर्पोरेट होने के बाद विल हैव प्लेस ऑफ बिजनेस, या तो फिर विल नॉट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस। जो भी हो, ऐसी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में इशू करना चाहती है सिक्योरिटीज और रेज करना चाहती है फंड्स, ऐसी फॉरेन कंपनी, मैं इधर से ही लेता हूं, इंडिया में इशू करना चाहती है सिक्योरिटीज एंड रेज करना चाहती है फंड्स। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में मैं बस इधर की ही चीज इधर साइड से लिखी है, बाकी कुछ नहीं किया है जीवन में, इधर साइड की चीज इधर से लिखी है, रेज करना चाहती है फंड्स, तो ऐसे सिचुएशन में उसके प्रोस्पेक्टस का जो कंटेंट है वो सेक्शन 26 के हिसाब से होना चाहिए। अब सीए इंटर में आपको सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस का ऑलरेडी हो चुका है और उसके अंदर प्रोस्पेक्टस का कंटेंट भी दिया है, ये सीए इंटर वाला सेक्शन है। सीए इंटर में प्रोस्पेक्टस चैप्टर था 23 से लेके 42 सेक्शन नंबर, उसके अंदर एक कंटेंट दिया है, वो कंप्लाई करे और साथ में 387 का भी सेक्शन कंप्लाई करे, ये यहां पे बोला गया है। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा, ये क्यों लिखा सर, फिर आपने ये इतना सारा क्यों लिखा, ये वर्डिंग्स दिए हैं भाई साहब सेक्शन नंबर 387 के, इसलिए मेरे को लिखना पड़ा। आप देखो ना, ऊपर आप पढ़ोगे तो आपको सेम वर्डिंग मिलेंगे, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, फॉरेन कॉर्पोरेट, एस्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, और फॉरेन कॉर्पोरेट नॉट हैव एस्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या विल एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस, या तो फिर विल नॉट एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये सब लिखा है, एवरी सच ए फॉरेन कंपनी, इसने प्रोस्पेक्टस इंडिया में देना चाहिए अंडर सेक्शन 26 ऑफ कोर्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब MOA, AOA, लॉज अंडर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब फॉरेन लॉ जिसके अंदर कंपनी बनाई गई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया जहां पे ये लॉ, फॉरेन लॉ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आपकी कंपनी चाइनीज है, जैसे अलीबाबा, इसने प्लेस ऑफ बिजनेस यहां खोला, तो अलीबाबा चाइना का कंपनी लॉ यहां पे पढ़ने के लिए अवेलेबल कहां रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो मेंशन कीजिए। डेट ऑन विच एंड कंट्री इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ये मेंशन कीजिए। कितने सारे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वो मेंशन कीजिए। सभी मैटर सेक्शन नंबर 26 के, ऑलरेडी बोला था। ठीक है, इफ द कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस के अंदर तो प्रोस्पेक्टस निड नॉट कंटेन पॉइंट स्टेटेड इन 1 to 3 अबव। 2 साल बाद अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, लॉज अंडर विच एंड प्लेस जहां पे ये लॉ अवेलेबल रहेगा, ये 3 पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होंगे। ये 3 पॉइंट के लिए ही बोला गया है। ठीक है, नीचे ये अप्लीकेबल नहीं होंगे, ये बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल एस्टेब्लिश हो चुका है, 2 साल काम कर रहा है, तो ऊपर के चीजों की जरूरत नहीं है, ये बोला गया है। वॉइड कंडीशंस रिगार्डिंग, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन है जिससे प्रोस्पेक्टस का कंप्लायंस है, कंडीशन का कंप्लायंस वे होता है, ऐसी कोई भी कंडीशन वॉइड होगी। ठीक है, उसके बाद में
any condition purporting impute him with a notice of any contract, document or matter specifically referred to in the prospectus can issue form of application for securities in India complies with the provisions of the chapter as per the provision of 388. उस बंदे को मतलब उस कंपनी को 388 में एक्सपर्ट्स ओपिनियन ये प्रोस्पेक्टस के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जो इसके बाद का ही स्पेसिफिक सेक्शन है. नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर्स को अगर आप सेम नेचर के शेयर या डिवेंचर इशू कर रहे हो तो सेक्शन उस सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर सिमिलर टाइप के शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर को जो आपके इंडिया में फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर इंडिया में है, उनको सेम टाइप के सिक्योरिटीज अगर आप वापस इशू कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस की जरूरत क्या है? पहले शेयर होल्डर डिवेंचर है इसलिए उनके पास पूरे फाइनेंशियल्स है. आप सेम टाइम के सिक्योरिटीज वगैरह सब उसको इशू कर रहे हो तो वापस से प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत क्या है? लाइबिलिटी रिमेन्स द सेम. जो नॉर्मल लाइबिलिटी है प्रोस्पेक्टस वगैरह की वो जैसे कि वैसी रहेगी, ये यहां पे बोला गया है. मैं चाहूंगा ये अगर आपको लिखना है तो छोटा सा लिख लीजिए, सेक्शन वापस से रीड कर लीजिए. गो फॉर इट फास्ट. डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, शानदार. यहां पे आपका सेक्शन नंबर 87 होता है पूरे तरीके से खत्म. सेक्शन नंबर 387 होने के बाद में अब हम जा रहे हैं 388 पे, जो है एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जिसके अंदर बोला गया है कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहिए जब तक एक्सपर्ट ने ओपिनियन ना दिया हो, या अगर ऐसा भी हो सकता है एक्सपर्ट ने ओपिनियन विड्रॉ किया हो. नॉर्मली जब एक्सपर्ट ओपिनियन देता है तो ओपिनियन प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए विथ हिज कंसेंट, और एक्सपर्ट के पास पूरा ऑप्शन है कि वो उसका ओपिनियन विड्रॉ कर सकता है आरओसी के पास फाइलिंग के पहले. ठीक है. एक्सपर्ट ओपिनियन से रिगार्डिंग सीए इंटर लेवल पे प्रोस्पेक्टस चैप्टर के अंदर देयर आर फ्यू लाइबिलिटीज. सेक्शन नंबर 33 से 40 में देयर आर फ्यू लाइबिलिटीज की क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे वर्क करेगा, ये सब लाइबिलिटीज एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में है. और वो लाइबिलिटीज यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी फॉरेन कंपनी को अगर वो ओपिनियन ठीक से नहीं रहा तो. ठीक है. तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है. उसके बाद में डीम्ड इंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगर कोई भी स्टेटमेंट मेमोरेंडम वगैरह के अंदर है और वो मेमोरेंडम प्रोस्पेक्टस का अगर पार्ट है, मतलब कोई स्टेटमेंट आपने मेमोरेंडम में किया, आर्टिकल में किया, और वो मेमोरेंडम आर्टिकल प्रोस्पेक्टस का पार्ट है, तो उस स्टेटमेंट को भी प्रोस्पेक्टस का पार्ट माना जाएगा. मतलब इफ समथिंग इज रिटन इन एओए एंड एओए इज अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस. बस ये बोला गया है. नीचे 389 में इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की है, साइनिंग के बारे में बात की है. प्रोस्पेक्टस शॉल बी साइंड बाय वन चेयरमैन एंड टू अदर डायरेक्टर्स, अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग बॉडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड डिलीवर्ड टू द आरओसी. उसके अंदर कंसेंट होना चाहिए एक्सपर्ट का, जिसने बकायदा 388 सेक्शन के अंदर ओपिनियन दिया है. ठीक है. और ये डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस को आपने अनेक्स करने हैं. That is consent to issue prospectus as an expert, copy of contract of appointment of managing director manager, क्योंकि उन्होंने उसको साइन किया है, copy of other managerial contract preceding 2 years के, underwriting agreement अगर कोई होगा तो, और power of attorney. ये चीजें आपने प्रोस्पेक्टस को फाइल करते वक्त अटैच करनी है. सिंपल सेक्शन है, मतलब ये 2-4 सेक्शन धनाधन रीडिंग वाले हैं, तो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं. उसके बाद में अगला आता है ऑफर टू मेक ए इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स. ठीक है. अब बेसिकली आईडीआर क्या होता है वो मैं आई गेस आपको ऑलरेडी पता ही होगा. सीए इंटर के अंदर प्रोस्पेक्टस चैप्टर में ही देयर वाज सेक्शन नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 41 जो था एडीआर जीडीआर आईडीआर के लिए, एडीआर जीडीआर आईडीआर के लिए. तो आई गेस आपने सीए इंटर के अंदर इसको पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 41 में, बट फिर भी एक बार मैं मेंशन कर दूं. जब फॉरेन से कोई कंपनी है, समझो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर्स है वो शेयर्स फॉरेन में डॉलर के फॉर्म में डिनोमिनेटेड है, ठीक है, बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे. अब माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि इंडिया में उसके शेयर्स की डिमांड बढ़े, क्योंकि इंडिया में डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस और बढ़ेगी. तो माइक्रोसॉफ्ट वांट टू इशू शेयर्स इन इंडिया. पर अगर वो शेयर्स इंडिया में इशू करना चाहता है, इंडियन पीपल को इशू करना चाहता है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज करने के लिए इंडियन पब्लिक को इशू करना चाहता है, तो माइक्रोसॉफ्ट जब ये शेयर्स इंडिया में इशू करेगा तो ये डॉलर फॉर्म वाले शेयर्स को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रूपी इंस्ट्रूमेंट में इंडिया में डील करने के लिए.
तो ये शेयर्स का जो कन्वर्जन होता है उन्हें कहा जाता है आईडीआर। तो अगर इंडियन पब्लिक माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में ट्रेड करना चाहता है तो वो आईडीआर में ट्रेड कर सकता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट में। पर आज के डेट में आईडीआर किसी कंपनी ने इशू नहीं किए हैं, बहुत रेयर कंसेप्ट है, क्योंकि किसी को अगर ट्रेड करना है तो आज के डेट में वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है। जो डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इंडिया से ट्रेड कर सकता है वो आईडीआर में क्यों करे जबरदस्ती। सो ये बहुत रेयर कंसेप्ट है। हार्डली 2-4 कंपनीज होंगी, उंगलियों पे गिनके 2-4 कंपनीज होंगी जिन्होंने आईडीआर में कन्वर्जन किया है। प्रैक्टिकली कोई आईडीआर में कन्वर्जन नहीं करता, जिसको चाहिए वो फॉरेन मार्केट में जाके ट्रेड करता है। तो आईडीआर मतलब फॉरेन कंपनी के शेयर्स को इंडिया में ट्रेड करवाने के लिए इशू करवाना रुपीस के डिनोमिनेशन में इज आईडीआर। बस ये चीज को आप समझ लीजिए। हालांकि आईडीआर का और भी तगड़ा कच्चा चिट्ठा इंटर लेवल पे है, पर उतना समय अपने पास ऑब्वियसली है नहीं, तो मैंने ब्रीफ में आपको बोल के रख दिया। चाहिए तो ये लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अब आईडीआर के लिए मैंने और भी नीचे कंटेंट देके रखा है पीछे के साइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी को शेयर बाहर इशू करने हैं, तो नॉर्मली इंडियन कंपनी इंडियन कस्टोडियन को खुद के शेयर्स देती है। ये शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं फटाफट। इंडियन कंपनी इंडियन कस्टोडियन को खुद के शेयर्स देती है, फिर इंडियन कस्टोडियन उसको फॉरेन कस्टोडियन को बोलता है, मतलब उसी के ब्रांच को। जैसे इंडियन कंपनी एमआरएफ, उसने इंडियन कंपनी इंडियन कस्टोडियन दैट इज एचएसबीसी के इंडियन ब्रांच को ये सिक्योरिटीज दिए, फिर उसकी ही फॉरेन कस्टोडियन मतलब फॉरेन ब्रांच जो है एचएसबीसी की, वो उन शेयर्स को जीडीआर में कन्वर्ट करेगा और बाहर देगा। दैट इज अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, जिसमें फॉरेन के लोग ट्रेड कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट आप यूएसए में लगाओगे, यूएस के लोग ट्रेड करेंगे तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट होगा। इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, ठीक है। कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फॉरेन में एचएसबीसी बैंक को खुद के शेयर्स देगी, वो कस्टोडियन बन जाएगा, वो इंडियन ब्रांच को बोलेगा मेरे पास शेयर आ गया है, ये आईडीआर इंडिया में इशू कर देगा, ठीक है। चल, ये होने के बाद अगला सेक्शन आता है 391। 391 बोलता है प्रोस्पेक्टस के लिए अगर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी लगनी है तो वो लग जाएगी सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन नंबर 36 में। इसके अंदर सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी और पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ये तीनों दिए हैं सेक्शन 34, 35, 36। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखे, कृपया इसको याद रखिएगा, ठीक है। वाइंडिंग अप की जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 376 की, वो भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस यहां पे एप्लीकेबल हो सकती है। हालांकि वाइंडिंग अप की ये प्रोविजन हमारे सिलेबस में तो नहीं है, हमें तो आपको अगर याद होगा तो वाइंडिंग अप हमको सिर्फ सेक्शन नंबर 359 वगैरह तक के ही एप्लीकेबल है। तो ये प्रोविजन अपने को टेंशन वाली बात नहीं है, तो अपने को देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होने के बाद में अच्छा, ये 376 ओल्ड चैप्टर का है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 लिखा है, ओल्ड वाला प्रोविजन है। तो वैसे भी वो एप्लीकेबल नहीं है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आता है 392 पनिशमेंट कि फॉरेन कंपनी अगर कोई ऑफेंस करता है तो क्या होगा। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। फॉरेन कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो पहले तो उसको 392 में पेनल्टी लगेगा। फॉरेन कंपनी को पेनल्टी 1 लाख से 3 लाख और 50,000 पर डे, और ऑफिसर को पेनल्टी है दैट इज 25,000 से लेकर 5 लाख। सो 1 लाख से 3 लाख 50,000 पर डे, ऑफिसर को 25,000 to 5 लाख का पेनल्टी है, ठीक है। ये ऊपर का काट देना। उसके बाद में एक और चीज होती है, अगर फॉरेन कंपनी इस चैप्टर का कॉन्ट्रावेंशन करती है, सिर्फ पेनल्टी नहीं, फॉरेन कंपनी का पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी खत्म हो जाता है। व्हाट इज पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन? पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब फॉरेन कंपनी अगर किसी भी इंडियन थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब फॉरेन से कंपनी आई है, इंडियन पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो थर्ड पार्टी है जो उसके किसी पहचान की नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट हो गया तो फॉरेन कंपनी इंडियन पर्सन के ऊपर स्यू नहीं कर सकता, फॉरेन कंपनी इंडियन पर्सन के ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद ही ने कॉन्ट्रावेंशन किया है। तो फॉरेन कंपनी इंडियन पर्सन के ऊपर केस नहीं कर पाएगा। हालांकि इंडियन पार्टी फॉरेन कंपनी के ऊपर बिल्कुल केस कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन फॉरेन कंपनी का है। तो अगर इंडियन पार्टी को डैमेज हुआ तो बिल्कुल केस कर सकता है। वही यहां बोला है, फॉरेन कंपनी कैन नॉट फाइल अ सूट ऑन द थर्ड पार्टी इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी कैन sue फॉरेन कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द फॉरेन कंपनी। क्लियर है? ये दोनों चीजें 392, 393 में बोली गई है। आप चाहो तो एक बार इसको रीड कर सकते हो, डायग्राम को मार्क कर लेना। गो फॉर इट फास्ट। अगर हो गया है तो एक बार फॉरेन कंपनी के सभी सेक्शंस का रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार सेक्शंस का डिवीजन है, थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो आपको फॉरेन कंपनी के सेक्शंस भी याद रखने के लिए तकलीफ नहीं होगी। सेक्शन नंबर 379 इज अ मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी। फिर सेक्शन नंबर 380, सेक्शन नंबर 381, सेक्शन नंबर 382, 380 के अंदर है फाइलिंग्स बाय फॉरेन कंपनी।
फाइलिंग करने के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगेंगे एंड बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको डिस्क्लोजर आएगा। तो आप ऐसा याद रख सकते हो 383, 384 एंड 385 ये सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, उसके बाद में 384 इज सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब ये लाइबिलिटी वाले सेक्शन है कि मतलब ये जो सेक्शन है ये कंप्लायंस वाले सेक्शन है, फॉरेन कंपनी को मानने पड़ेंगे, काइंड ऑफ ड्यूटी वाले। 383 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, 384 अप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टन सेक्शन एंड 385 दैट इज फीस जो फॉरेन कंपनी को अप्लीकेबल होगा। क्लियर आंसर। फिर 386 मीनिंग का है अलग थलग सेक्शन। फिर उसके बाद में 387, 388 एंड 389 ये प्रोस्पेक्टस का ग्रुप है। 389, 390 भी बोल सकते हो एंड 391 ये पूरा प्रोस्पेक्टस एंड इशू का ग्रुप है। प्रोस्पेक्टस एंड इशू 387 में प्रोस्पेक्टस है, उसका एक्सपर्ट्स ओपिनियन 388 में है, 389 में उसका रजिस्ट्रेशन है, 390 में आईडीआर है एंड 391 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन है, प्रोस्पेक्टस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी। और फिर आते हैं दो सेक्शन 392 एंड 393 ये है कॉन्ट्रावेंशन के। (392) में भाई साहब पेनल्टी है एंड 393 में पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, पावर टू सू है। बस ये चीज को आपने याद रखना है, ग्रुपिंग मैंने कर दिया है, लिख के रखिए। चाहिए तो किसी को चाहिए तो याद रखने के लिए लिख सकते हो। गो फॉर इट फास्ट।